और दोस्तों अभी आज का जो विषय में लेने वाला तो ना, हाउ टू बी अ फाइनेंशियल प्लानर, मतलब आर्थिक नियोजन करने वाला करता, आर्थिक नियोजन करता, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानर। वो फाइनेंशियल प्लानर बनने के लिए आपको एक नॉलेज लेनी पड़ेगी। इंडिया की इकोनॉमी के सारे एक्ट आपको पता होने चाहिए, और फिर इनकम टैक्स के एक्ट पता होना चाहिए। फिर अपने को अगर पार्टी आपकी फॉरेन में रहती है तो फॉरेन के सब सारे एक्ट आपको पता होना चाहिए। वो अगर आपने वो सब सारा चीज़ कर लिया तो दोस्तों आपका मेल ऑर्डर बिजनेस होगा, बाहर से बिजनेस होगा, बाहर के कंट्री से भी बिजनेस होगा। तो दोस्तों ये सब सारा वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप एकदम ज़बरदस्त तरीके से सुनना, और फिर अच्छा लगा वीडियो तो फिर इसको लाइक करने के लिए मत भूलना। और दोस्तों ये अगर आप नए चैनल पे आ गए तो फिर अभी इसको आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे। और फिर उसके सामने की घंटी को दबाना जरूर है। अगर घंटी नहीं आपने दबाया तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आपको नुकसान हो जाएगा। और हर दफ़ा फिर जैसा मैंने वीडियो अपलोड किया तो आपके पास पहला आ जाएगा, फिर आप पहला देख पाएंगे। अभी कोई भी है ना, देखो बड़ी पार्टी है तो बड़ी पार्टी के साथ में आपको बात करना है। तो बड़ी पार्टियों के बात करना है तो उनके सीए रहते हैं, जो भी फाइनेंशियल प्लानर है। और फाइनेंशियल प्लानर और इंश्योरेंस एजेंट हमारे में एक द्वंद्व नहीं, एक अपना युद्ध हो जाती है। युद्ध किस बात की है? अभी कोई भी हम बड़े पार्टी के पास चले जाते हैं तो बड़े पार्टी के पास चले जाने के बाद तो बड़ी पार्टी बोलती है मेरा फाइनेंशियल प्लानर है। अभी फाइनेंशियल प्लानर उसका रोल और इंश्योरेंस का रोल, इसी के अंदर क्या फ़र्क होता है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अभी लोग फाइनेंशियल प्लानर मतलब क्या मालूम है? फाइनेंशियल प्लानर मतलब आर्थिक नियोजन करने वाला आदमी, उसको हम लोग फाइनेंशियल प्लानर बोलते हैं। तो उसके लिए फाइनेंस के सब सारे टर्म्स को देखता है। अभी फाइनेंशियल प्लानर किसके पास रहेगा? जिसके पास करोड़ों की, अब्जों की संपत्ति है, लाखों की संपत्ति है, और फिर उसको मैनेज करना है। तो उसके लिए फाइनेंशियल प्लानर की आवश्यकता है। और फाइनेंशियल प्लानर क्या देखता है कि जो भी कहीं भी ना उसका लॉस नहीं हो जाए। मतलब जिनके पास जितनी संपत्ति है, जिनके पास जो एसेट है, वो एसेट बराबर हिसाब से वो मैनेज कर सके। मतलब उसकी जो संपत्ति है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके पास जो धन है, उसके पास जितने भी सारे गहने हैं बोलो, या इसके सारे कंपनीज वगैरह है। तो दोस्तों फाइनेंशियल प्लानर जो होता है वो फाइनेंशियल प्लानर सभी को मैनेज कर लेता है। दोस्तों अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाती है। कन्फ्यूजन कौन से बात की? अभी हम लोग, अभी देखो लोगों के अंदर, इंडिया के अंदर ना अपना पैसा कहाँ रखना चाहिए, ये मज़े की बात है। कहाँ रखना चाहिए? अभी जिनके पास पैसे होते हैं उनको क्वेश्चन आ जाता है कहाँ पैसा रखना है। अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन किस किस बात की है मालूम है? अभी आप लोगों के पास चले जाओ और उनको बोलो मार्केट में जितने सारे इन्वेस्टमेंट के हथियार हैं, इन्वेस्टमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है? 5 अंधे हाथी को देखने के लिए, उसमें से अंधे लोग थे, हर एक ने अपने हिसाब से हाथी को देखा। कैसे? किसी ने अपने अपने शरीर को हाथ लगाया तो उसको लगा हाथी पहाड़ जैसा है। किसी ने पाँव को हाथ लगाया तो उनको लगा हाथी एक जैसा बहुत बड़ा खाम जैसा है। किसी ने पूँछ को हाथ लगाया तो किसी को लगा दे पूँछ जो है वो जैसा, मतलब पूरी झाड़ू के जैसा हाथी है। मतलब दोनों का हर एक का क्या मालूम है, एक उसका डेफिनेशन ना अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे देखा जाता है, देखो यहाँ पे हर एक अपने हिसाब से फाइनेंशियल प्लानर को देखते हैं। देखो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानर एक ही मार्केट में नहीं है, जैसे इंश्योरेंस के एजेंट एक ही मार्केट में नहीं है। लाखों पार्टियाँ हैं, लाखों फाइनेंशियल प्लानर है, लाखों एजेंट है। अभी इनके अंदर इनसे अपने को धंधा कैसा निकालना, वो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक ये वीडियो को आप देखते रहेंगे कि ये नया टॉपिक मैं आज से आपको छेड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने बेसिक लेवल पे मैं काम कर रहा था। बेसिक लेवल पे जो एजेंट है उन्होंने मैं सब्सक्राइब किया है। इसके आगे जा कर के ना जिन्होंने MDRT किया है, जिन्होंने TOT किया है, बड़े बड़े अचीवमेंट किया है,
वो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब करके रहेंगे, क्योंकि उनके लिए मैं बहुत कुछ अभी देने वाला है। अभी देखो यहाँ पे ना मैं बात अभी आपको एक इसके अंदर आपको एक ब्यूटी बता रहा है। अभी यहाँ पे देखा जाएगा ना तो अरे इन्वेस्टमेंट करना है, जिनके पास पैसे है तो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या करना है, उसी के बारे में हर एक ना आदमी अलग अलग ढंग से सोचता है। तो वो जो है ना उसको खुद के पास उसके पैसे है, मतलब उसको खुद को ये नहीं है डिसीजन लेने की पावर, या खुद को उसको अक्ल नहीं है कि मेरे पैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट और कौन सा इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करूँ। तो ये सब सारा बात हो जाता है और फिर वो ढूंढता है कहाँ मेरे को कहाँ करना है। तो अपने हिसाब से बोलता है मेरे पास इतने पैसे आए ना, तो अभी उसके पास पैसे आए तो इन्वेस्टमेंट करना है। तो पहले के ज़माने में ऐसा था कि चलो अपना इन्वेस्टमेंट जो है ना अपना प्रॉपर्टी के अंदर डाल दो। तो कोई लोग बोलते हैं ना जिससे पैसा है तो प्रॉपर्टी के अंदर डालो। प्रॉपर्टी का अगर प्रॉपर्टी अपना जो अच्छे जगह पे बॉम्बे के जैसे इलाके में है, शहर के इलाके अंदर, तो प्रॉपर्टी का जो भाव एप्रिशिएट होता है, मतलब उसका भाव बढ़ जाता है। मतलब अभी उसने प्रॉपर्टी लिया तो 5 साल के बाद उसके कई गुना प्रॉपर्टी का भाव बढ़ गया होगा। तो एक इंसेप्शन से लेकर के और फिर आगे जा कर के वो सोचता है कि मेरा प्रॉपर्टी का भाव बढ़ेगा। अभी यहाँ पे एक देखो दोस्तों, प्रॉपर्टी के बारे में बताया, कई लोगों ने देखा था अभी देखो 20 साल पहले सोना जो 4000 तोला था, उसका जो है ना 10 गुना बढ़ गया। जो सोने का प्राइस है ना अभी उसका 10 गुना बढ़ गया, मतलब 5000 का 50,000 हो गया। मतलब क्या मालूम है, 20 साल के बाद उसको 10 गुना बढ़ गया। मगर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग जो थे उन्होंने सोने में सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया क्या? नहीं किया। मगर इन्वेस्टमेंट कर लिया, और जिन्होंने गहने बनाए तो गहनों को भी वो भी उसके अंदर पैसे, तो उनके अंदर फिर वापस उसको बेचना जाएंगे तो उसके अंदर अपना जो है ना उसका जो ये है सोनार है, वो सोनार जो है ना वो सोनार क्या करेगा मालूम है, अपने हिसाब से उसकी प्राइस बताएगा। अभी किसी को देखा जाएगा ना तो कौन से इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालना चाहिए, कौन बोलता है अपने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है ना, आपसे मैं जो ये बात कर रहा हूँ ये बात जो है ना एकदम आप गौर से सुने। मतलब अभी सोनार के मतलब अपना सोने के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर डालो। कई लोगों को ऐसा लग रहा है, अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी कई लोगों को ऐसा लग रहा है फिर प्रॉपर्टी में पैसा डालो। प्रॉपर्टी में पैसा डालेंगे तो उसका 4 गुना 5 गुना होकर रहेगा, 5 साल 10 साल के अंदर हो जाएगा। मतलब सोने के अंदर डालते हैं तो वो तो उसका तो अपने को 10 गुना दिखता है। अभी इतना तो बढ़ गया, मतलब क्या मालूम है, बढ़ने वाला क्या चीज़ है? सोना। और प्रॉपर्टी बढ़ने वाली चीज़ है, वो भी कैसा है, शहर में है। तो गांव में है तो प्रॉपर्टी का भाव बढ़ता नहीं और डिग्रेडेशन में जाती है। मतलब क्या, जहाँ से घर की अपने ये हो गया तो क्या हो गया, उसकी जो वैल्यू ना कम होते जाती है। मतलब शहर के अंदर घर की कीमत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? तो वो इलाका और आजू बाजू की जो सराउंडिंग है, वो सराउंडिंग के हिसाब से सब सारी उसको जिसको मिलने वाली जो सुविधा है उस हिसाब से उस घर का प्राइस बढ़ जाता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, कोई बोलता है प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो, तो इन्वेस्टमेंट है वो ठीक है, फाइनेंशियल प्लानर अभी क्या उसके बाद में बताएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। पर मगर अभी पहला क्या है, पहला बोलता है चलो इन्वेस्टमेंट हम प्रॉपर्टी के अंदर करते हैं। दूसरा बोलता है, कोई बोलता है सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। तीसरा बोलता है अरे प्रोविडेंट फंड अच्छा है ना, वो प्रोविडेंट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर डालो। तो जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो अपना प्रोविडेंट फंड का अमाउंट वो बढ़ा के देते हैं, चलो उसके ऊपर जो है ना 7% 8% आ जाएगा और पैसा कब भी हम लोग निकाल सकते हैं। अभी आप ध्यान से सुनना, हर एक इंस्ट्रूमेंट ना अलग अलग जगह पर कैसा काम करता है। कोई पीपीएफ में डालता है, पीपीएफ में जो पीपीएफ का जो होता है बैंकों के अंदर रहता है, गवर्नमेंट का रहता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोला जाता है उसको, उसके अंदर बहुत पैसे हैं। अभी इंस्ट्रूमेंट हो गए, कितने इंस्ट्रूमेंट हो गए? पहला इंस्ट्रूमेंट था पहले वो प्रॉपर्टी था, उसके बाद में किसी ने गोल्ड बोला, उसके बाद में पीएफ में बोला, उसके बाद में पीपीएफ में बोला। अभी देखो इन्होंने ये पैसा हर एक जन अपने हिसाब से पैसा डालता है। कोई बोलते शेयर मार्केट में चले जाओ, शेयर मार्केट में हम लोग आपका पैसा जो है ना दुगना तिगना चौगुना होगा।
दोस्तों यहाँ पे ना देखा जाएगा ना, तो यहाँ पे एक बुद्धि का गेम है और फिर लोगों का लॉजिक है इसी के अंदर। यहाँ पे ना कौन क्या सोचता है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर हमारा देश कहीं कैसा चल रहा है, अपने देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, उस हिसाब से ना हर एक जन सोचता है। वो अलग अलग सोचना है जो ना हर एक का काम है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप चलो इन्वेस्टमेंट कर लो, कौन से इन्वेस्टमेंट ने कर दिया जो आपको लगता है उसके अंदर। कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, और इतने सारे इन्वेस्टमेंट है। और उससे भी एकदम अच्छा है ना, बोलता है ना 5% इंटरेस्ट वाला। मतलब क्या मालूम है, चलो महीने का ना 5% इंटरेस्ट, सपोज 1 लाख रुपये तो महीने का 5,000 का पट्टानी ब्याज। मगर ऐसे भी लोग हैं उसके अंदर कि ये पैसे डाल रहे हैं। अभी तीसरा आपको अभी उससे ये सब सारा चीज़ है, तो फाइनेंशियल प्लानर क्या बताएगा उसके अंदर। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है करने के लिए और हर एक का अलग अलग रिटर्न है। अभी इनके साथ में लाइफ इंश्योरेंस का मैचिंग होता है कि नहीं होता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो आप लास्ट तक एंड तक देख लीजिए। अभी कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किधर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो आपको पार्टी को समझाना है ना, तो ये वीडियो आपको देखना ज़रूर है। मतलब हर एक जगह पे लोगों का परसेप्शन क्या है, लोगों का जो मानना क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट में इतना पैसा डालो तो आपको इतना पैसा मिलेगा। मतलब ये क्या होगा, एक ऐसा कुछ एजम्पशन के हिसाब से चलते हैं तो फिर इतना हो जाएगा। कोई बोलता है लैंड में पैसा डालो, लैंड में पैसा डालेंगे तो लैंड का पैसा तो कम नहीं होता है, तो लैंड के अंदर डालो। अभी इतने सारे इन्वेस्टमेंट दिए हैं। कोई शेयर मार्केटों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कोई अपना प्राइवेटली अपना जो है ना, किसी को अपना जो है ना 5% महीने का 5%। अभी देखो 1 लाख किसी को दे दिया तो महीने को 5,000 दे दे। मतलब देखो साल का कितना हो गया इंटरेस्ट, 60,000 इंटरेस्ट हो गया। 2 साल का कितना, 1,20,000। मतलब पैसा दुगना 2 साल के अंदर होता है। मतलब ये जो होता है ना, ये पटानी ब्याज बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे भी लोग करने वाले हैं। अभी यहाँ पे देखो इंश्योरेंस के अंदर इतना सारा मार्केट में ऐसी सब सारी चीज़ें चलती है। तो दोस्तों मार्केट में आपको LIC का पॉलिसी कौन लेगा। हर एक जन बोलता है मेरे को ना जल्दी रिटर्न चाहिए। अगर जल्दी रिटर्न मुझे चाहिए तो फिर उसको कंपैरिजन इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में करते हैं, और फिर बोलता है मुझे जल्दी पैसा चाहिए। अब जल्दी पैसा चाहिए तो जल्दी पैसा चाहिए, सब सारी बातें ठीक है, मगर फाइनेंशियल प्लानर जो क्या बोलता है कि ये सब सारी चीज़ें जो है इसको मैं मैनेज करके देता हूँ, प्लान करके देता हूँ। यहाँ पे फिर आगे जाकर के टैक्स प्लानिंग की बात आती है। तो दोस्तों क्या हो, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये इन्वेस्टमेंट कन्फ्यूजन आपके अंदर कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में कितना पैसा डालना चाहिए, तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो दोस्तों ये सारे इन्वेस्टमेंट कन्फ्यूजन है यहाँ पे जो है कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपको पैसा डालना है। तो दोस्तों ये सब सारे आपको मैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, तो सब लोग मानेंगे नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या मालूम है, अपना इंडिया के अंदर ना अभी देखो फाइनेंशियल प्लानर किसके पास है, बहुत बड़े लोगों के पास है। मगर फाइनेंशियल प्लानर जो है वो हिसाब से कोई इंश्योरेंस करता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करता है तो फिर भी अपना ना लोग अपना जो है ना, फिर भी इंडिया के अंदर ना वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे देखो उसके अंदर कोई बोलता है LIC के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर दो, और वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है ना। मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप पैसा डालते हो। तो ये सब सारा पैसे का वो अपना जो है ना, सब सारा जो कैलकुलेशन कौन करने वाला है, कौन सा रिटर्न कब आने वाला, कौन करने वाला है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल प्लानर। तो इसके लिए ना हर एक बड़ा जो है ना, बड़े जो बिजनेसमैन है ना, उनके पास कई प्लानर को इकट्ठा करके एक टीम बनाते हैं और फिर प्लानिंग करवाते हैं। वो अपने उसके लिए फीस वगैरह उसका दे देते हैं फाइनेंशियल प्लानर का। इसीलिए मैं बोलता ना, आपको जो ना कंसल्टिंग का फीस ले लेना चाहिए, मगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो ना। तो दोस्तों ये सब सारा चीज़ है, आपके पैसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट में डालना, ये सब सारी कन्फ्यूजन वाली बात है। तो दोस्तों ये विषय के ऊपर हम जानना चाहेंगे तो फिर आपको पूरा फाइनेंशियल का स्टडी होना चाहिए। एक्चुअली जो ना इकोनॉमिक्स का स्टडी होना चाहिए, वो इकोनॉमिक्स का स्टडी आपके पास है।
तो आपको सीखना चाहिए वो सारी चीज़ें। अगर आप सीखेंगे और फिर उसको आप एक्सप्लेन करेंगे पार्टी के साथ में, आपका नॉलेज ऐसा लगेगा इनको फाइनेंशियल प्लान, तो आपको पार्टी सीधे ही बोलेगी कि इनके पास बहुत नॉलेज है, इनके पास रिबेट क्या मांगे। रिबेट मांगने का तो है नहीं इसके अंदर। रिबेट मांगने के लिए, क्योंकि नॉलेज की पावर इतनी होती है, और रिबेट सामने वाले का मुंह बंद ही हो जाता है। तो फाइनेंशियल प्लानर क्या करता है, सभी सारी चीज़ों को अपना पूरा मैनेज कर लेता है। तो उसको बोलता है बैलेंस बनाना, उसको इसके लिए बैलेंस शीट भी बन जाती है। तो फाइनेंशियल प्लानर का काम है, जो भी टीवी भी लेना है तो उसका पहले फाइनेंशियल प्लानर को पूछो और ले लो, ऐसा करके वो क्या करता है। और सालाना उसको ना फीस मिल जाती है सीए के जैसी फाइनेंशियल प्लानर को। तो फाइनेंशियल प्लानर बन जाना इंश्योरेंस एजेंट को बहुत अच्छा है, उसके बारे में बहुत बड़ा सम्मान मिल जाता है। क्योंकि आप एक ऐसे कुछ उनको आइडिया दे देते हैं ना, तो फिर ना आपको कभी भी ना आपको रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि मालूम है सामने वालों को ज्ञान नहीं रहता और आपने ज्ञान दे दिया उस चीज़ का, हाउ टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग, ये फाइनेंशियल प्लान का, तो आपका एक इज्जत बढ़ जाएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या होता है, कैसे करना चाहिए, उसके लिए ना साल भर आपको आपने सीखा तो भी बहुत कम है। मैं आपको सीधी बात बोलता हूँ, आपका इनकम है, इनकम का जो है ना, इनकम जो है ना, वो आपका जो रोकड़ा पैसा आ जाता है, उसके आपके पास जो जितना भी सारा इनकम है, इनकम डिवाइडेड 2 पार्ट में होता है। एक रोकड़ा खर्चा होता है और एक जो है ना एक फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब एक चल संपत्ति होती है, एक अचल संपत्ति होती है। चल संपत्ति में क्या क्या आता है, वो अचल संपत्ति में क्या आता है, घर वगैरह जो है वो आपका अचल संपत्ति में है। चल संपत्ति में आपका रोकड़ा पैसा जो है, जहाँ पे वो कभी भी आप बेच सकते हैं वगैरह, कभी भी आपको लिक्विड कर सकते हैं उसका। मतलब एसेट जो रहता है 2 टाइप का रहता है, लिक्विड एसेट और अनलिक्विड एसेट। मतलब उसको लिक्विड इमीडिएटली नहीं कर सकते। तो आपको लिक्विड एसेट में आपको क्या रहेगा, आपका बैंक का जो डिपॉजिट है वो लिक्विड इमीडिएटली आप विड्रॉ कर सकते हैं। घर बेचना है तो घर इमीडिएटली बेच कर उसके पैसे नहीं निकाल सकते। अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो उसको फिर आप इमीडिएटली नहीं निकाल सकते, क्योंकि शेयर मार्केट क्या होता है, कभी भी चेंज हो सकता है और उसका प्राइस जितना चाहिए वो टाइम में आप विड्रॉ करेंगे उतना टाइम, कभी भी इमरजेंसी में उसको निकाल नहीं सकते। तो ये हो गया क्या मालूम है, अपना शेयर मार्केट का। म्यूचुअल फंड का भी, म्यूचुअल फंड में आप लोग बोलते हैं मेरे को 15% मिलता है, 25% मिलता है, उसको बोलो कभी भी जो विड्रॉ करने के जाओ उसके लिए उसके जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस वगैरह रहते हैं, एडमिन चार्जेस रहते हैं, और फिर एग्जिट लेना वो ले लेगा तो फिर उसका जो इन्वेस्टमेंट है ना 7 और 8% प्री टैक्स पोस्ट टैक्स, उसके ऊपर भी क्या बोलता है ना, टैक्स लग के आएगा, और टैक्स भी उसके अल्टीमेटली उसके हाथ में क्या होना 6% हाथ में रहेगा। और आपको जब भी आंकड़े दिखाए जाते हैं कि ऐसे इतना सारा ऐसा जो है ना म्यूचुअल फंड में पैसा लग जाता है करके। दोस्तों यहाँ पे ना एक लोगों को ना एक पता नहीं है, और यहाँ पे ना जो कोई बोलता है ना, सामने वाला बोलता है ना, वो सामने वाला जो बोलता है ना वही सच मान के लोग चलते हैं कि ये ठीक है, यही हम करेंगे करके। तो दोस्तों यहाँ पे ना आपको ना ये सब सारी चीज़ों का अभ्यास होना चाहिए। म्यूचुअल फंड क्या है, अगर म्यूचुअल फंड आपको अच्छी ढंग से आपने स्टडी कर लिया तो आप फेल नहीं हो जाएंगे। LIC क्या है उसका भी स्टडी कर लेना, PF क्या है उसका भी स्टडी करना, पोस्ट ऑफिस का सेविंग क्या है उसका भी स्टडी करना। हाँ, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, उन सभी इंस्ट्रूमेंट क्या बने आपको स्टडी होना चाहिए, मतलब आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने जनरल नॉलेज आपने ले लिया दोस्तों, और उसको सही ढंग से आप सामने बैठे और फिर सब सारा आपको उसका नीड एनालिसिस करने को आपको मिला, और फिर आप प्लान बनाते, तो आपको ना लाइफ इंश्योरेंस का महत्व उसी के अंदर क्या इम्पोर्टेंट है वो आप बता सकते हैं। सब सारी इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी सारे आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, इन्वेस्टमेंट का ट्रायंगल है, और ट्रायंगल क्या बोलता है उसके अंदर बेस के अंदर जो है ना एक्सीडेंट इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस और मेडिक्लेम का बेस के अंदर जो ऐसा ट्रायंगल बन जाता है। ट्रायंगल के बेस में जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में बेस में आता है, उसके बाद में आप अपना शेयर मार्केट में डालो, प्रॉपर्टी में डालो, वो सब सारा, और फिर ऊपर में ज़्यादा पिक लेने के लिए आप उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो अपना जो म्यूचुअल फंड में डालो। मतलब कौन सा भी ना रिस्क वाला जो है ना ऊपर रहता है, और ज़्यादा रिस्क का मॉडरेट रिस्क वाला बीच में रहेगा, और फिर एकदम जो है ना
मतलब उसके ऊपर रिस्क नहीं है तो नीचे रहेगा। अगर मतलब जाए एक जैसा अपना जो ना एक स्थूल हिसाब से हम लोग बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो बिल्डिंग के नीचे क्या होता है, बिल्डिंग के उसका जो ये रहता है, उसका जो फाउंडेशन रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो फाउंडेशन कैसा करना चाहिए वो इंश्योरेंस एजेंट को मालूम होना चाहिए। अगर उसको फाउंडेशन समझ में आया तो फिर इंश्योरेंस पॉलिसी उसके उसके सामने करोड़ों की बेची जाती है। मगर फाइनेंशियल प्लानर क्या करता है मालूम है, सब सारे पैसे जो है ना म्यूचुअल फंड में डालो, कभी चाहिए तो उसको विड्रॉल करो, ऐसे करके उसको बोलता है। और कई लोगों को ना उसके फ़ायदे मिले भी है, नहीं मिले ऐसा नहीं है, फ़ायदा मिला है, मगर उनका पैसा जो है जीते जी इतना मिल रहा है, उनको लग रहा है कि मेरे पैसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पर दोस्तों ना इन्वेस्टमेंट करके ना कोई आगे नहीं बढ़ता है। आपको इंश्योरेंस अपना रिस्क मैनेजमेंट के अंदर और उसी के अंदर उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कुछ रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कुछ नुकसान नहीं हुआ तो पैसा रिटर्न मिलता है। वो LIC का अच्छा उसका रिटर्न देने का जो पद्धत है वो अच्छी पद्धत है। और वो भी नहीं है कि आपका सब सारा पैसा ना आपके अंदर अपना 2% से इन्वेस्टमेंट कर पाते हो तो भी आपका क्या मालूम है अच्छा ही है। अगर आपने सपोज 10 लाख का भी प्रीमियम साल में ले लिया, 3 साल के बाद में फिर वापस से उसको लोन अवेलेबल हो जाता है। अगर लोन अवेलेबल मिल जाता है, वो लोन अवेलेबल जो मिल जाता है उसके ऊपर वो अपना बिजनेस भी कर सकता है और फिर उसका रिस्क और भी चालू रहता है। और उसने जो लोन उठाया वो कितना 9% से उठाया और फिर साल में 24% वो कमाएगा। 24% कमाने वाला आदमी 9% देने के लिए क्या उसको कुछ भी नहीं है। और उसमें से एक दूसरी बात क्या है, 9% में से 7% LIC बोनस देती है। तो LIC से लोन कितने से टक्के से 2% से उठाया और ये 2% का लोन जो है ना वहाँ पे उसको मिला। फिर उसको 2% माइनस करो ना 24 में से, मतलब 20% उसका इन्वेस्टमेंट। मगर कहीं भी हम लोग ना लोगों को रोक नहीं लगा रहे कि आपका जो पैसा है ना हम लोग ब्लॉक नहीं कर रहे, मगर वही जो पैसा आपको LIC आपको देगी क्या मालूम है, वो अपना उसके बाद लोन करके देगी, मगर आपको उसको कैसा यूज़ करना है वो आपने सीख लिया दोस्तों तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने सीखा ही नहीं तो उसका क्या फ़ायदा है। मगर इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट के लोग क्या करते हैं मालूम है, कैसा भी मेरे को इधर में लगाऊंगी तो इतना मिलेगा, इधर में, अरे उनको ना एक बात समझा देने का, यहाँ पे लाइफ का इंश्योरेंस है और आपका धंधे का और लाइफ इंश्योरेंस का ये जो बराबरी नहीं होगा। आपका घर का और लाइफ इंश्योरेंस का बराबरी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी, आदमी मर जाता है तो प्रॉपर्टी उसकी जो है, प्रॉपर्टी जो लोन पे रहेगी तो फिर से उसका भी प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉपर्टी जगह पे रहेगी मगर प्रॉपर्टी का हिस्सा भी अलग है, मगर कभी भी बेच नहीं सकते हैं। रोकड़ा पैसा रखा अपने पास तो भी वो पैसा बढ़ेगा नहीं, वो धंधे में लगाना चाहिए, चलन में आना चाहिए तो फिर उसके पैसे और बढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या मालूम सबका बैलेंस करते हुए उसके बाद इंश्योरेंस के फील्ड में है तो आपको उसको मैनेज कैसे करें। अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी उसके ऊपर आ गई तो उसको मैनेज करना, मतलब उसको क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग किस खिला भी कल उसको सपोज एडमिट कर दिया, उसको अटैक आया, 5 लाख 10 लाख का खर्चा है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ना नहीं चाहिए। इसके लिए उसको क्या करके दिया है, मेडिक्लेम का इंश्योरेंस करके दिया, मतलब उसका मेडिक्लेम पॉलिसी कर लिया है। अगर वो अपना अभी देखो एक्सीडेंट हो जाता है, वो कॉमन है, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, अगर उसके अंदर कुछ होना है, उसका हाथ गया, पाँव गया, फिर तो उसके लिए भी ना वो मैनेज करने के लिए उसको एक्सीडेंट इंश्योरेंस देने की ज़रूरत है, वो भी देना जरूर है। अगर उसका आकस्मिक डेथ होता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वो काम करने वाला आदमी जो है और उसका डेथ होता है, कोई अपना कंपनी का मैनेजर है या कंपनी का कोई मालिक है तो उसका डेथ होता है तो उसका धंधा बंद हो जाएगा, उसके जगह पे कोई दूसरा नहीं आ सकता। तो मैं क्या बोलता हूँ, उनके जो फाइनेंशियल प्लानर है तो फाइनेंशियल प्लानर को इतना डरने की ज़रूरत नहीं। आप सीधे जा करके सभी सारे इंस्ट्रूमेंट को आप देख सकते हैं। और मैं बोलता हूँ नॉलेज इज़ द पावर। मैं बोलता अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का एकदम इत्तमभूत नॉलेज चाहिए तो उसके लिए मैं कोर्स में शुरुआत कर रहा हूँ, हाउ टू बी अ फाइनेंशियल प्लानर, और परफेक्ट क्या बातें होती है। फर्स्ट ABCD से आपको मैं समझा दूंगा कि फाइनेंशियल प्लानर कैसा बनना है, और फाइनेंशियल प्लानर में कौन से इंस्ट्रूमेंट कितना पैसा डालना है। अगर ये आप सीखना चाहते हो तो मुझे
नीचे जो व्हाट्सअप में जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर आप ना हाई लिख कर बोलो मुझे फाइनेंस प्लानर बनना है। दोस्तों उसी का भी नॉमिनल फीस रहेगा, क्योंकि ये सब सारा चीज़ है वो आपको ना नॉलेज वाला चीज़ है। नॉलेज वाला चीज़ को पैसे लगते हैं, आपको फाइनेंशियल प्लानर बनना तो ईजीली नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए पहले फाइनेंशियल प्लानर का नॉलेज ले लो और फिर आप काम करना शुरुआत करो, बहुत मज़ा आएगा। फिर आपको डेफिनेटली अपना LIC का धंधा मिलेगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस का भी मिलेगा, उसके साथ साथ में बहुत सारे इंश्योरेंस है उनका इंश्योरेंस का भी मिलेगा धंधा, इंश्योरेंस का भी धंधा मिलेगा। सब सारे ना अर्थ के रिलेटेड मतलब फाइनेंस के रिलेटेड सारे काम जो है ना इंश्योरेंस एजेंट को मिल सकते हैं। इसलिए नॉलेज इज़ द पावर। इसके लिए मैं बोला हाउ टू बी अ फाइनेंशियल प्लानर अगर आपको करना है तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। मतलब साल भर तो आपको सीखना पड़ेगा। तो साल भर के लिए आप अपना जो मेरे साथ में फाइनेंशियल प्लानर बनना चाहते हो वो हिसाब का नॉलेज लेना चाहते हो नॉमिनल फीस के अंदर, तो ये नंबर के ऊपर आप मुझे हाई करना, ये जो नीचे चल रहा है व्हाट्सएप का नंबर है, हाई करना। और फाइनेंशियल प्लानर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, कैसे कैसे उसको मैनेज करना मैं बताऊंगा। फिर एक कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है हाउ टू बी अ फाइनेंशियल प्लानर। ये आपको 12 महीने के अंदर आपको प्लानर बना के मैं छोड़ दूंगा, और फिर आप अच्छी ढंग से लोगों को प्लान कैसे बनाने का वो भी उसके अंदर मैं बताऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ये चैनल अच्छा लगा तो आप अपना ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो दोस्तों क्या होगा मालूम है, उसके अंदर आपको और सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने की बेल को दबाना। अगर बेल को दबाएंगे ना तो मैं कुछ नए कुछ अपना मैं वीडियो डालूंगा तो वीडियो आपको मिल लेंगे। वो वीडियो आप देखेंगे तो फिर आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आपका अगर नॉलेज बढ़ता है तो पैसे भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये चैनल को आज आपने ये जो मेरा वीडियो देख लिया, पूरा वीडियो देख लिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके अंदर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, आपने कुछ वीडियो देखने का कुछ प्रयास किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।